चलिए दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग क्रेश कोर्स से प्रारंभ करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, क्रेश कोर्स में आप लोग जो पहला क्लास में गोदलू भाग 1 का हम लोग मैराथन क्लास करने वाला है। ठीक है, वो भी हिंदी का। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए आप लोग का हिंदी का एग्जाम जो है ना प्यारे बच्चों, हिंदी का एग्जाम जो होता है आप लोग का 100 नंबर का एग्जाम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, हिंदी का एग्जाम कितना नंबर का? तो 100 नंबर का एग्जाम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी को पढ़ना। ठीक है, तो हम लोग जो है देखिए डे 1 में हम लोग जो है एक चैप्टर और दो चैप्टर, एक चैप्टर या दो चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, यानी कि 1-2 चैप्टर को हम लोग डे 1 में कंप्लीट करेंगे। फिर दूसरे डे में जो है हम लोग 3 और 4 को फिर दूसरे दिन में, ऐसे करके हम लोग जो है 6 दिन तक क्लास चलाएंगे। फिर बच्चों 6 दिन की क्लास में जो है आप लोग का पूरा हिंदी क्या हो जाएगा, मैराथन की तरह खत्म हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो हम लोग जो है हिंदी को करेंगे मैराथन क्लास में आप लोग का। ठीक है ना, गोथरू भगवान का। ठीक है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसका पीडीएफ चाहिए आपको दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को प्यारे बच्चों। सबसे पहला देखिए चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 1 से आप लोग का क्वेश्चन जितना भी दिया गया है सब इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। ठीक है ना, देखिए पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। पहला चैप्टर का नाम पे बच्चों क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है ना, देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा की जो लेखक है वो भीमराव अंबेडकर है। कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगर हम बात करें कि देखिए संविधान के जनक, तो संविधान के जनक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, यानी कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है वो भीमराव अंबेडकर है। इन्हें संविधान के जनक भी माना जाता है। इनकी अगर हम जन्म की बात करें तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश, महू के मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था प्यारे बच्चों। ठीक है ना, एक दलित परिवार में हुआ था। जाति की अगर हम बात करें तो इनका जाति जो है वो महारानी की डोम जात की है। ठीक है ना, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे? तो डोम जात के थे। अगर हम बात करें इनकी माता जी का नाम, माता जी का अगर हम नाम की बात करें तो माता जी का नाम था भीमाबाई। माता का नाम भीमाबाई था। ठीक है, देखिए पूरा परिचय के साथ आप लोग को जो है पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद पिता का नाम जान लेते हैं। पिता का नाम यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पिता का नाम जो था वो रामजी सकपाल था। क्या था? रामजी सकपाल। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का विवाह की बात करेंगे तो विवाह जो है 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में इनका विवाह होता है रामाबाई के साथ। ठीक है, रामाबाई के साथ इनका विवाह हुआ था कब? 1906 में दोस्तों। ठीक है ना, अब देखिए आगे अगर हम बात करेंगे, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। ठीक है ना, देखिए पहला जो थे वो बुद्ध थे, दूसरा कबीर थे, तीसरा ज्योति फुले थे। ठीक है, यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरित व्यक्ति थे, वो बुद्ध, कबीर और ज्योति फुले थे। ठीक है, अब बात हम करेंगे क्या चीज़ को, प्रथम भाषण सम्मेलन जो है महात्मा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का प्रथम भाषण सम्मेलन जो है देखिए कब हुआ था? 1939 ईस्वी के लाहौर में हुआ था। ठीक है, लेकिन देखिए लाहौर में रखा गया था मेरा बच्चों, लेकिन लाहौर में भाषण नहीं हो पाया था। ठीक है ना, लाहौर में भाषण नहीं हो पाया था। देखिए विख्यात भाषण की अगर हम बात करेंगे, विख्यात भाषण तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण द एहलेशन ऑफ कास्ट है। यह भाषण अंग्रेजी में था, जिसका हिंदी रूपांतर जो था मेरे बच्चों वो किसने किया था? तो लाला सिंह यादव ने किया था। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि द एलिहेशन ऑफ कास्ट के लेखक जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जो कि अंग्रेजी में लिखे। इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो याद रखिएगा, हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो ललई यादव ने किया था। ठीक है ना, चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। आप देखिए यहाँ पर इनका जो है प्रसिद्ध रचना भी है, प्रसिद्ध रचना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रसिद्ध रचना जो है, पहला रचना है हु आर दे, दूसरा है हु आर सुतराज, तीसरा आपका द अंट चेवल द कास्ट इन इंडिया। ये ना, ये प्रसिद्ध इनका क्या है? इनका प्रसिद्ध रचनाकार है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु की, तो इनका मृत्यु जो है 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? 1956 ईस्वी में जो है कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ये हमने कर लिया क्या चीज़? पात्र परिचय। इनका जो है परिचय कर लिया मैंने, श्रम विभाजन से परिचय मैंने कर लिया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बन रहा है, प्रश्न संख्या 1 बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर को समझेंगे प्यारे बच्चों। देखिए आधुनिक युग में जातिवाद के पोषक का होना, उसके पोषकों में कमी नहीं, इस तरह की प्रथा को बढ़ावा देना लेखक के विचार में विडंबना का स्वरूप है दोस्तों। ठीक है ना, ये आपका हो गया लेखक विडंबना की बात करते हैं तो इस तरह की विडंबना का क्या है? स्वरूप है। अब समझिए ध्यान से दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या दूसरा है। प्रश्न संख्या दूसरा को समझते हैं, क्वेश्चन संख्या दूसरा, क्वेश्चन संख्या दूसरा को समझते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा दोस्तों यहाँ पर है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जातिवाद के पोषक
उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, तो आंसर देखिएगा। देखिए, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं, क्या तर्क देते हैं, तो यह तर्क देते हैं कि आधुनिक के सब समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या तीसरा को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग कितना नंबर देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा है कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का प्रमुख आपत्तियां क्या है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर देखिए। देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के रूप ले लिया है, ठीक है। जाति प्रथा किसका, तो श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में और स्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, ठीक है ना। ये आपका तीसरा का आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, ठीक है। तो आंसर देखेंगे कि जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन को स्वाभाविक जो है रूप क्यों नहीं कही जा सकती है, तो सुनिए, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल एवं श्रमिक समाज के निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि अपना पेशा या कार्य चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन संख्या 5। प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों एकदम, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप लोग स्टार लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ठीक। तो चलिए देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि देखिए आंसर क्या होगा समझते हैं। क्योंकि भारत में जाति के आधार पर किसी व्यक्ति को एक विशेष पेशा से बांध दिया जाता है। ऐसी स्थिति में यदि उस पेशे में रोजगार की कोई संभावना नहीं है तो वह व्यक्ति बड़ा असहाय हो जाता है। उसके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो जाता है। यही कारण है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे साथियों कि लेखक आज उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो देखिए दोस्तों, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ा समस्या जाति प्रथा को मानते हैं। जाति प्रथा के कारण पेशा चुनने में स्वतंत्रता नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 देखिए, प्रश्न है कि लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो आंसर देखिए लेखक बाबा साहब पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति और प्रथा की गहराई में मंथन कर उसके हानिकारक पहलुओं को उजागर करते हैं, ठीक है। ये 7वां का आंसर हो गया। अब देखिए आपका अंतिम क्वेश्चन है 8 नंबर, क्वेश्चन संख्या 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए शिक्षा, प्रसार, सब में भाईचारा आदि की भावना को आवश्यक माना है। किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर दूसरा पे, ठीक है दोस्तों। चैप्टर नंबर दूसरा देखिए, चैप्टर नंबर दूसरा का जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जिसका नाम है आपका चैप्टर का नाम है जो है विष के दांत है, दूसरा लेसन जिसका नाम है विष के दांत। विष के दांत क्या है प्यारे बच्चों, विष के दांत। अच्छा, विष के दांत क्या है दोस्तों, तो विष के दांत एक क्या है, कहानी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि विष के दांत जो है प्यारे बच्चों क्या है, तो क्या कहिएगा, विष के दांत एक कहानी है दोस्तों, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विष के दांत से जो है हमको लोग परिचय करेंगे कि इसमें कौन क्या है, लेखक कौन है, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ देखिए कि विष के दांत के लेखक जो है वो आपके कौन है, लेखक का नाम जो है लेखक कौन है प्यारे बच्चे, देखिए नलिन विलोचन शर्मा, लेखक का नाम नलिन विलोचन शर्मा है। दूसरे नंबर में जन्म की बात करें तो नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 में बदरघाट में पटना में हुआ था, ठीक है, बदरघाट के पटना में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगर हम इनके पिताजी का नाम की बात करें तो पिता का नाम नलिन विलोचन शर्मा जी का पिता का नाम जो है
पंडित रामावतार शर्मा था, पंडित रामावतार शर्मा था, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं माता जी का नाम। तो इनके माता जी का जो नाम था प्यारे बच्चों वो रत्नावती शर्मा था, ठीक है। पंडित जो सॉरी नलिनी लोचन शर्मा जी की माता का नाम क्या था, पंडित रत्नावती शर्मा था, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करेंगे इनकी भाषा, पंडित कह रहे नलिनी लोचन शर्मा जी की जो है भाषा जो थी प्यारे बच्चों वो क्या थी, भोजपुरी थी, क्या थी, भोजपुरी थी, ठीक है। अब देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना भी है, इनकी प्रसिद्ध रचना समझते हैं। देखिए इनकी प्रसिद्ध रचना जो है पहला है दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड, संत परंपरा, कहानी संग्रह, विष का दांत, ये ना, ये इनकी प्रसिद्ध क्या है प्यारे बच्चों, ये इनकी प्रसिद्ध क्या है, इनकी इनकी प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए आगे दिया हुआ है कि कौन से विद्यालय में पढ़े। देखिए ये जो है जो आपका कौन थे जी, नलिनी लोचन शर्मा जी थे प्यारे बच्चों, नलिनी लोचन शर्मा, वो कौन से विद्यालय में पढ़े, देखिए तो पटना विश्वविद्यालय के, देखिए दोस्तों पटना विश्वविद्यालय के बाद इसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक भी बने। देखिए जिस स्कूल में वो पढ़ते थे ना प्यारे बच्चों, पटना विश्वविद्यालय में वो पढ़ते थे नलिनी लोचन शर्मा, और बाद में जो है पढ़ के उसी स्कूल के क्या बन गए प्यारे बच्चों, प्रधानाध्यापक भी बन गए। देखिए कितनी बड़ी बात है, ठीक है। और कुछ साल बाद उन्होंने 1959 में इसी स्कूल के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। यानी कि कुछ साल बाद जो है 1959 तक जो है वो क्या बने, अध्यक्ष भी बने रहे, ठीक है ना। अब देखिए इनकी मृत्यु की अगर हम बात करेंगे तो इनका 1961 में प्यारे बच्चों मृत्यु हो जाती है, 12 सितंबर 1961 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो है, इस क्वेश्चन का जो है प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे, इस क्वेश्चन का बात करेंगे हम कि इसमें सब्जेक्टिव की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर आप लोग हम बात करेंगे चैप्टर का सब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपका है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो आंसर समझेंगे, आंसर देखिए क्या दिया दिया है कि विष के दांत कहानी के शीर्षक अत्यंत असार्थक है। इस कहानी में जब किरानी गरीब गिरधन लाल का बेटा मदन से अमीर घराने का बेटा कासू को पीट कर जब दो दांत तोड़ देता है तो इससे स्पष्ट होता है कि धनी वर्ग के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ये आपका क्या हुआ, कहानी का सार्थकता स्पष्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन संख्या दूसरा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है सेन साहब के परिवार में बच्चे के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे बच्चों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। आंसर समझेंगे, आंसर देखिए यहाँ से क्वेश्चन आंसर होगा कि विश्व के दांत पाठ के लेखक नलिनी लोचन शर्मा ने बच्चे और बच्चों की लालन पालन में जो दूरियां बताया है, सेन साहब अपने बेटियों को शिक्षा देना उचित नहीं समझते तथा बेटियों को हंसने का भी इजाज़त नहीं देते और बेटा को नटखट के रूप में इंजीनियर के स्वरूप देखते हैं। यानी कि बेटी को जो है वो कोई भी अलाउ नहीं करते, पढ़ने के लिए भी अलाउ नहीं करते, हंसने के लिए भी नहीं, लेकिन बेटा को क्या देखना है, सपना कि इंजीनियर बनाना है, ठीक है, जो आधुनिक समाज के लिए उत्तम नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन संख्या तीसरा है खोखा किन मामलों में अपवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा बच्चों, VVI क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि खोखा किन मामलों में अपवाद था, आंसर समझेंगे, देखिए यहाँ पर विष के दांत के लेखक नलिनी लोचन शर्मा का मानना है कि खोखा यानी कि कासू, खोखा का दूसरा नाम क्या था, कासू, अपने जीवन के नियमों का अपवाद था। वह बात बात में अपने बहनों तथा नौकरों पर हाथ चला देता था और साथ ही रुआब में भी रहता था। ये हो गया खोखा किन मामलों में अपवाद था का आंसर, ठीक है दोस्तों। देखिए एकदम छोटा छोटा आंसर है और सटीक सटीक बेहतरीन आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर चार देखेंगे, सेन दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो आंसर को समझेंगे, देखिए अपन सेन दंपति खोखा में अपने पिता की तरह इंजीनियर बनने की पूरी संभावनाएं देखते थे। उन्होंने उन्होंने उसके शिक्षा के लिए कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को घर पर आकर एक दो घंटे उसके साथ कुछ ठीक ठीक हो ठीक हो ठाक किया करे, मतलब कि ठीक ठोक ठाक करा करे, मतलब ठीक है ना, यानी कि ईंटा वगैरह करे, इसे करे, सब सिखाए, ठीक है। इससे बच्चों की उंगलियां अभी से ही क्या औजारों से वाकिफ हो जाए। यानी कि सेन साहब का मानना था कि उसको इंजीनियर बनाएंगे और जो ईंटा उटा नहीं जोड़ते हैं पैरा बच्चों, उसको हम बुला के इसको कुछ कुछ करवाएंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा, बच्चा का क्या होगा, उंगलियों बैठती रहेगी, ठीक है ना, औजारों से वाकिफ होगा। यह मानना था सेन साहब का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर प्रश्न है
सेन साहब और उनके मित्रों के बीच क्या बातचीत हुई और पत्रकार मित्र ने उन्हें किस तरह उत्तर दिया। तो आंसर को समझेंगे। देखिए, सेन साहब और उनके मित्रों के बीच अपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातचीत हुई। किसी पत्रकार महोदय के छोटे बच्चों की तारीफ कर किसी ने उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा। पत्रकार के जवाब देने से पहले ही सेन साहब बोल उठे कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, और बार बार यही दोहराते रहे। जब पत्रकार महोदय से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं चाहता हूं मेरा बेटा जटिल मैन जरूर बने, और जो कुछ बने उसका काम काम हो, कि उस पर पूरी आज़ादी हो। ठीक है ना, ये आपका था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन संख्या 6 समझिए। प्रश्न संख्या 6 है कि मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो आंसर होगा, देखिए, कि मदन और ड्राइवर के बीच के द्वारा कहानीकार बताना चाहता है कि किसी तरह के एक गरीब दूसरे गरीब के बच्चों को महत्व नहीं देता। बच्चा चाहे गरीब का हो या अमीर का, बचपन दोनों का ही बराबर होता है। इसे प्यार से समझाना चाहिए। लेकिन ड्राइवर ने मदन को दुर्भावना की नज़र से देखा। कहानीकार का यह उद्देश्य यही दिखलाना है कि गरीब भी गरीबों के प्रति जो है सद्भाव नहीं रखता है। ठीक है ना। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। देखिए, इसका पीडीएफ चाहिए मेरा बच्चों, पीडीएफ तो आप जल्दी से हमको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दे, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है। तो आंसर समझेंगे। देखिए दोस्तों, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण मदन के मन का दोष और कासू द्वारा मदन पर हाथ चलाना था। मदन गली में अपने साथियों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी वहां पहुंचा और खेलने चाहा, किंतु मदन ने उसे खेलने से मना किया। इस पर कासू ने गुस्सा चढ़ा दिया। मदन भी उस पर टूट पड़ा। ये आपका कासू और मदन के बीच के झगड़े का कारण है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, तो लेखक इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्टि कीजिए। आंसर समझते हैं प्यारे बच्चों। आंसर यहाँ से को आंसर होगा कि लेखक का कहना है कि गरीब और अमीर लड़ाई में अक्सर अमीर वाले ही जीतते हैं। विष के दांत कहानी में कासू और मदन की लड़ाई में अन्य बच्चों ने किसी का सहयोग नहीं किया, तो मदन जीत गया, और कासू जान लेकर भागा। इसी लड़ाई में अन्य कोई लड़का कासू पर पक्ष ले लेता तो वह जीत जाता। सिंपल सी बात है ना। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधन मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। ये आपका क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर समझेंगे यहाँ से। आंसर आंसर होगा कि गिरधन जब जब तक सेन साहब की नौकरी में था, तब तक वह अपने पैरों को दबाए हुए था। यद्यपि गिरधन रोज रोज अपनी बेटे मदन की पिटाई करता था, लेकिन उस दिन जब मदन ने कासू की पिटाई की तो गिरधर ने उसे पीटने की बजाय छाती से लगा लिया। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाया, जितना भी क्वेश्चन करा सब प्रीवियस क्वेश्चन है मेरा बच्चों, और सारा का सारा क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग 2 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग जो है मेरा बच्चों, कल हम लोग जो है दूसरे डे 1 था, तो डे 2 में जो है मेरा बच्चों हम लोग तीसरे चैप्टर को और चौथे चैप्टर को करेंगे। ठीक है। यानी कि ये आपका मैक्स मुलर जो है ना, ये आपका भारत से हम क्या सीखे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, भारत से हम क्या सीखे जो चैप्टर है यहाँ पर, भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, ये नेक्स्ट डे में आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो हमको मैसेज कर दीजिएगा प्यारे बच्चों आप लोग। ठीक है ना, मैसेज कर दीजिएगा बस ही। और ये डे 1 था जिसमें हम लोगों ने गोदरी भाग 1 का जो है हम लोगों ने जो है प्यारे बच्चों, हम लोग जो है ना गोदरी भाग 2 का हम लोग जो है ना, यहाँ पर 2 होगा प्यारे बच्चों 2, गोदरी भाग 2 का जो हम लोग जो है चैप्टर 1 चैप्टर 2 कर लिए। अब हम लोग चैप्टर 3 और 4 करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद।